गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राजेंद्र प्रसाद अपने यूट्यूब चैनल ऑर्थोग्राफी बाय राजेंद्र सर में आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं लगातार एनसीईआरटी सीरीज लेकर के आ रहा हूं चैप्टर वाइज। तो आज मैं पुनः 7वीं कक्षा की पुस्तक हमारा पर्यावरण में अध्याय 3 में दिया गया है हमारी बदलती पृथ्वी। आज उससे रिलेटेड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे और चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो जो भी मेरे YouTube चैनल पर नए मेहमान हैं वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल की आइकन की घंटी को दबाएं, लाइक करें और शेयर भी करें। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट करके मुझे सूचित करें, उस सुझाव को मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा। तो बच्चों और मेरे प्रिय साथीगण, मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो ये है एनसीईआरटी, पूर्ण रूप से एनसीईआरटी पर आधारित है। तो तीसरा अध्याय है हमारी बदलती पृथ्वी। आप यहाँ देख पा रहे हैं स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें हम स्थलीय प्लेट कहते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें हम स्थलीय प्लेट कहते हैं। प्लेट के बारे में हम देख चुके हैं कक्षा 6वीं में। यह प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है और वर्ष में केवल कुछ सेंटीमीटर घूम पाती है। आज भी हमारा जो भारत देश है थोड़ा थोड़ा कुछ सेंटीमीटर उत्तर की ओर खिसक रहा है, जिसका उदाहरण के स्वरूप में हम दे सकते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ये क्यों होता है बच्चों? तो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाले गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। किस रूप में? वृत्तीय रूप में। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। मान लिया जाए ये मैग्मा है और ये पृथ्वी है, तो इसका जो है पूरा वृत्तीय रूप में घूमता है, इस प्रकार से वृत्त के आकार में। प्लेट की इसी गति के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है। पृथ्वी की गति को प्लेट की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते रहता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिसके कारण यह गतियाँ उत्पन्न होती है। तो हम वो बल को देखेंगे थोड़ा विस्तार से। तो जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें हम अंतर्जनित, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, टाइपिंग में नहीं हो पा रहा था। अंतर्जनित यहाँ ज के ऊपर होगा। अंतर्जनित बल, और इसे इंग्लिश में इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, जो पृथ्वी के अंदर वाली शक्तियाँ हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे बहिर्जनिक या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। पृथ्वी के अंदर में देखिए, हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि पृथ्वी पर जो भी स्थलाकृतियों में परिवर्तन होता है वो दो शक्तियों के कारण, एक बाह्य शक्ति और दूसरा आंतरिक शक्ति। तो बाह्य शक्ति के अंतर्गत हम लोग आपर्दन के कारकों को देखे थे। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी कभी धीमी गति। ज्वालामुखी, देखिए अंतर्जनित बल में ज्वालामुखी और भूकंप जैसी आकस्मिक यहाँ पर
भी थोड़ा सुधारिएगा। आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। यही जो दो बल है ये क्या है? आकस्मिक गति है। ये कभी भी पृथ्वी पर घटना घटा सकती है। तो इसे हम थोड़ा जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो पृथ्वी पर यहाँ आप देख सकते हैं दो प्रकार के शक्ति काम कर रही है, एक आंतरिक शक्ति और एक बाह्यजनित शक्ति। तो आंतरिक शक्ति में भी दो है, एक आकस्मिक बल और एक पटल विरूपण बल। तो आकस्मिक में कौन कौन से हैं? भूस्खलन है, ज्वालामुखी है और भूस्खलन और भूकंप। यहाँ भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन है। पटल विरूपण पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं, ये पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं। बहिर्जात बल में आप यहाँ देख सकते हैं कि आपर्दन और निक्षेपण के जो क्रियाएं होते हैं उनके द्वारा घटित होते हैं। तो इसमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं? तो आप नदी या बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद। अब हम इन चारों को इस पाठ में थोड़ा विस्तार से देखेंगे, इसको भी थोड़ा विस्तार से देखेंगे। यहाँ पर एक शब्दावली एनसीईआरटी ने प्रयोग किया है, उसको मैं पेस्ट करने का प्रयास किया हूँ। स्थलीय प्लेट क्या होता है उसके बारे में दिया गया है। कुछ भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हुई होती है। जिन पर महासागर एवं महाद्वीप की सतह जो होती है टिकी होती है, जिसे हम स्थलीय प्लेट कहेंगे। अब शब्द की उत्पत्ति, यहाँ एक शब्द का उत्पत्ति भी दिया गया है कि इंडो का अर्थ हुआ अंतः, मतलब पृथ्वी के अंतर, और एक्सो का अर्थ हुआ बाह्य। अब जेनिक का अर्थ होता है उत्पत्ति, जेनिक का अर्थ होता है उत्पत्ति। तो एंडोजेनिक मतलब कि आंतरिक शक्ति के कारण जो उत्पत्ति होता है उसके बारे में, एक्सोजेनिक मतलब बाह्य शक्ति के कारण जो उत्पत्ति होता है उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है, किसे कहते हैं? ज्वालामुखी भूप्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है, यहाँ पर चित्र नहीं छिद्र होगा, छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ज्वालामुखी एक ऐसा खुला हुआ छिद्र होता है, ये जो यहाँ पे एक आप लोग देख सकते हैं छिद्र है, जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं ये मैग्मा है, अंदर में क्या है? मैग्मा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्मा है, और ये जो है पृथ्वी के बाहर निकल रही है, पृथ्वी के बाहर निकल रही है। इसे मेंटल या ये परपट्टी, भूपरपट्टी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये निक्षेपण क्रिया, ये जो है ये टोटल जो है निक्षेपण क्रिया के बाद एक स्थलाकृति का रचना किए हुए हैं। उसके बाद देखेंगे स्थलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर क्या आती है? कंपन। स्थलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर क्या आती है? कंपन। यह कंपन पृथ्वी के चारों दिशाओं में गति करती है, चारों दिशाओं में गति करती है, और इसी कंपन को भूकंप कहते हैं। इसी कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप। जिस प्रकार आप उदाहरण के स्वरूप समझ सकते हैं कि एक समुद्र में ये छोटी सी क्या पोखर में या तालाब में आप एक कंकड़ को फेंकिएगा, एक पत्थर को फेंकिएगा, तो जहाँ पे आप फेंकिएगा वहाँ अधिक, और उसके चारों ओर में जो लहर है वो थोड़ा थोड़ा करके जाने लगता है। तो वो उसी प्रकार से भूकंपीय क्या होता है? तरंगे होते हैं। तो
भूकंप, भूमि का हिलना ही क्या कहलाता है? भूकंप। भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। जहाँ से भूकंप आरंभ होता है वहाँ उद्गम केंद्र होता है और उसी के आसपास में बहुत अधिक हानि होता है। और जैसे जैसे ये दूर जाता है तो भूकंप की झटका जो है कम होने लगता है और ये कमज़ोर हो जाता है। तो भूकंप उद्गम केंद्र के पास अधिक क्षति पहुंचाता है। उद्गम केंद्र के यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है उद्गम केंद्र के भू सतह, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। जैसे मान लिया जाए ये पृथ्वी का आंतरिक भाग हो गया और यहाँ पे भूकंप हुआ और इस सीधे में आकर के धरातल पर पहुँचा, तो यही क्या कहलाएगा? अधिकेंद्र कहलाएगा। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे क्या होती है? कम होती है, जिसको हम एक चित्र के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पे आप उद्गम केंद्र बताया गया बच्चों। ये थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो है उद्गम केंद्र है और यहाँ पर किस प्रकार से तरंग की भांति चारों दिशा में फैल रहा है। और ये क्यों होता है? प्लेटों के खिसकने से। यहाँ पे एक प्लेट इस ओर मूवमेंट कर रहा है और एक प्लेट उसके विपरीत दिशा में मूव कर रहा है। अब इसी के सीधे में जहाँ पे पहले पहुँचता है भूकंप उसे अधिकेंद्र कहते हैं और ये लहर की भांति चारों दिशाओं में फैलती है और जहाँ अधिकेंद्र होगा भूकंप का वहाँ पर बहुत अधिक विनाश होता है। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं, यहाँ एनसीईआरटी ने पूछा है, क्या आप जानते हैं भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पी तरंगे, इसे प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं। क्या? अनुदैर्घ्य तरंगे। एस तरंगे, इसे सेकेंडरी वेव कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। और एक है एल तरंगे, भू पृष्ठीय तरंगे। ये जो है बच्चों सबसे अधिक विनाश करती है, ये बहुत अधिक विनाश करती है। इसके बारे में हम सब 11वीं कक्षा में विस्तार से देखेंगे कि कौन सी तरंग कहाँ पे चलती है और कौन सी तरंगे बहुत अधिक नुकसान करती है। ये इसकी 11वीं कक्षा में बहुत विस्तार से दिया गया है। भूकंप की भविष्यवाणी तो संभव नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंपों की संभावना का अनुमान लगाते हैं बच्चों। तो इसमें मुख्य रूप से जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाबों में मछलियों का उत्तेजना और सांप का बिल से बाहर आना, इससे लोग समझ जाते हैं कि भूकंप आने वाले हैं। आप यहाँ चौथी कक्षा के जो पर्यावरणीय अध्ययन बुक है उसमें दिया गया है कि सन 2004 में दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई क्या चेतावनी भरी आवाज़ को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति
के लोग सुनामी के कहर से बच गए। आप यहाँ पे मछलियों का व्यवहार देख सकते हैं। एनसीईआरटी वाले ने बहुत ही रोचक तरीके से प्रयोग करने का प्रयास किया है। तो हम लोगों को ईवीएस जो है चौथी क्लास से लेकर के आप तीसरी क्लास से लेकर के पाँचवीं चौथी अवश्य पढ़े। इसमें बहुत सारे बात को दिए गए हैं जो कि सभी प्रकार के कंपटीशन लेवल का जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो इन्हीं के आसपास से बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं एक एनसीईआरटी में एक चित्र जो कि पेपर का क्या है, कटिंग है, उसके बारे में दिया गया है। इसमें बताया गया भुज में भूकंप के झटके 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर कितना 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था, जिसमें स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 बच्चे और 31 शिक्षक की मृत्यु हो चुकी थी। इसमें प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि 26 जनवरी 2001 में भुज शहर में जो भूकंप आया था उसमें कितने बच्चों और कितने शिक्षकों की मृत्यु हुई थी, उसमें ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो इसको देखना बहुत आवश्यक है। भूकंप की तबाही, फोन लाइन, जल पाइप और विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइन भी अधिरोपित हुए थे, मतलब विनाश हो गए थे। मुख्यमंत्री की अपील से गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी थी। बोली थी वहाँ के मुख्यमंत्री कि यहाँ का जो संकट है इसका राज्य सरकार का जो वित्त आयोग है उससे संभल नहीं पाएगा, इसलिए आप मदद कीजिए। और इसके बारे में दिया गया है भूकंप की तीव्रता किस पे मापी जाती है, रिक्टर स्केल पर। रिक्टर स्केल पर मापी जाती है और इसको हम विस्तार से कहाँ 11वीं कक्षा में देखेंगे कौन कौन से स्केल है। तो एक बर्केली स्केल भी है, क्या है बर्केली, लेकिन उस पर अनुमान पर और भूकंप के द्वारा जो भी हानि होते उसके आधार पे उससे मेजरमेंट होता है। और रिक्टर स्केल जो कि वैज्ञानिक पद्धति पर है और इसमें कितना है 7 पॉइंट से यदि अधिक है तो बहुत ही शक्तिशाली और सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप समझा जाएगा। मुख्य स्थलाकृतियाँ होगा यहाँ पे, स्थलाकृतियाँ अपक्षय एवं अपरदन दो प्रकर्मों, यहाँ प्रकर्मों के द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। किन किन कारणों से, अपक्षय और अपरदन नामक दो प्रकर्मों के द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सैलो यहाँ ये वाला सै होगा, सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। सैलों की देखिए यहाँ पर हम थोड़ा बेहतर ढंग से समझेंगे कि मान लिया जाए कि ये सैल है और किन्हीं कारणों से ये अपने स्थान पे ही टूटकर बिखर जाती है तो उसे क्या कहेंगे, अपक्षय कहेंगे। हम कहाँ 11वीं क्लास में देखेंगे अपक्षय किन किन कारणों से होती है। तो यहाँ थोड़ा सा बता ही देते हैं, मुख्य रूप से 3 कारण से होती है, जैविक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और भौतिक अपक्षय। तो भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न कारकों के द्वारा होने वाली क्षय को अपरदन कहते हैं। तो अपक्षय क्या होता है कि किसी भी प्रकार के चट्टान अपने स्थान पर टूट जाते हैं और वही टूटे हुए पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान जल हो गया,
पवन हो गया और हिम हो गया, उसके द्वारा क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले करके जाते हैं, उसे क्या कहेंगे, आपर्दन कहेंगे। इसको हम थोड़ा और सरल शब्दों में देखेंगे। आपर्दन और निक्षेपण या प्रकर्ण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। आपर्दन और निक्षेपण की क्रिया के द्वारा पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ का निर्माण करती है। तो आपने देखा होगा बाढ़ का मैदान, वो निक्षेपण के द्वारा ही निर्मित होती है। अब हम थोड़ा देखेंगे अपक्षय को और अपर्दन को समझने का प्रयास करेंगे बिल्कुल सरल भाषा में। तो हम सब ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखते हैं ये सिलवट और पाटी इसमें देखते हैं कि ये महिला जो है क्या चटनी बना रही आम का। तो आम का जो है क्या फल को जिस स्थान पर इस लोढ़ा से कुच दे रही है वहीं पर टूट जा रहा है, वहीं पे क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। और जब इसको पीस करके इस भाग में ले आएगी तो वो क्या कहलाएगा, आपर्दन। आप इससे भी देख सकते हैं बिल्कुल मुस्कुरा रही है मसाला पीसते हुए, देख रहे हैं ना। आजकल के लड़कियां तो मिक्सी ढूंढती है, लेकिन ये महिला तो बिल्कुल इसी में खुश है बच्चों। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना बेहतर ढंग से खुशी खुशी से पीसने का काम कर रही है। इसे तो अपक्षय और अपर्दन का ज्ञान नहीं है बच्चों, लेकिन ये भाभी जी हम लोगों को अपक्षय और अपर्दन बतला रही है, किस प्रकार से अपक्षय और अपर्दन हो रहा है। नदी के कार्य, अब हम देखेंगे नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। नदी के जल से क्या होता है, दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाले घाटी में गिरती है तो वहाँ जलप्रपात वाटरफॉल का निर्माण करती है। यहाँ पे आप जो बात लिखा गया है उसी बात को एनसीईआरटी वाले ने चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये कठोर शैल है और ये कमज़ोर शैल है। तो क्या होता है कि ऊपर से जब नदियाँ गिरती है तो कठोर शैल जो है थोड़ा धीमी गति से कटता है, किसके तुलना में, मृदु शैल के तुलना में, और वहाँ इस प्रकार के खड़ी ढाल का निर्माण करती है और नदियाँ क्या होती है, डायरेक्ट नीचे गिरने लगती है। इसी को क्या कहेंगे, जलप्रपात कहेंगे, जलप्रपात। अब हम थोड़ा जलप्रपात के बारे में देख लेते हैं कि विश्व में कहाँ छोटे और कहाँ बड़े जलप्रपात मिलते हैं। तो विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में, कहाँ, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला के एंजेल जलप्रपात है। कौन सा है, एंजेल जलप्रपात। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका, कनाडा में संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित कौन सा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात है। और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ये विश्व के जाने माने जलप्रपात है बच्चों। जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है, जब नदियाँ जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वहाँ मोड़दार इस प्रकार का मार्ग पर बहने लगती है। नदियों के इन्हीं मोड़ को क्या कहेंगे, विसर्प कहेंगे। इसके बाद यहाँ थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। इसके बाद विसर्पों के किनारे, किसके किनारे, इसी के किनारे
लगातार आपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है और इसके बाद क्या है, विसर्पों के किनारे पर लगातार आपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप जो है क्या होता है, कट जाता है और एक अलग क्या चापा आकार के झील बनते हैं, उसे चाप झील कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नदी, इसमें टोटल बात बताया गया है। ये तटबंध है, क्या है, तटबंध। ये नदी के दोनों किनारों पर बनता है और इस भाग में क्या है, बाढ़ का मैदान है और यही एक चापाकार झील है। इसे गौखुर झील के भी नाम से जाने जाते हैं। इसे ऑक्सबो लेक भी कहे जाते हैं, ऑक्सबो लेक। तो ये क्या होता है कि नदियाँ जब बहने लगती है, देखिए थोड़ा इसे देख लीजिए, यहाँ पे नदियाँ जो है इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार बहती है, टेढ़ी मेढ़ी। तो यहाँ देखिए कि ये बहुत अधिक मोड़ बन रहा है। अब अधिक पानी आने के कारण नदी में यहाँ से क्या होता है, यहाँ से टूट जाता है। यहाँ से टूट करके ये सीधी बहने लगती है, तो यही कट करके क्या होता है, अलग हो जाता है। यही कट करके अलग हो जाता है, जो कि एक झील के रूप में बन जाता है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण होने लगती है। ऐसे मिट्टी एवं पदार्थों को क्या कहेंगे, अवसाद कहेंगे। अवसाद इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। जैसे गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान क्या है, उपजाऊ मैदान है और ये क्या है, बाढ़ के द्वारा बनाया गया है। बाढ़ के द्वारा नदी के उत्थित तटों को क्या कहेंगे, तटबंध कहेंगे। नदी के जो उठा हुआ भाग होता है उसे तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदियों का प्रवाह जो है धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में बहने लगती है या विभाजित हो जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे, वितरिका कहेंगे, जिसे हम चित्र के माध्यम से भी देखने का प्रयास करेंगे। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करने लगती है और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है और डेल्टा की आकृति भी आकार की होती है, त्रिभुजाकार होती है। तो डेल्टा से निर्मित होने वाले नदियाँ कौन कौन हैं, या डेल्टा को निर्मित करने वाली भारत में मुख्य नदियाँ कौन कौन हैं, वो कमेंट करके मुझे बताएं। आप यहाँ देख सकते हैं, इस चित्र में देख करके समझ सकते हैं कि ये आपका क्या है, डेल्टा है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है, जिसको हम पिछली कक्षा में बता चुके हैं। यही मुख्य नदियाँ हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये नदियाँ जो हैं बच्चों अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है, और अपने साथ लाए गए मलबे जो है वो छोड़ने लगती है, निक्षेप करने लगती है। तो उससे क्या होता है, डेल्टाओं का निर्माण होता है। ये सब क्या है, डेल्टा है और ये वितरिकाएँ हैं, अलग अलग दिशाओं में बहने लगती है। अब देखेंगे समुद्र तरंगों के द्वारा बनने वाले स्थलाकृतियाँ एवं उसके कार्य। तो समुद्री तरंग के आपर्दन एवं निक्षेपण, यहाँ निक्षेपण
से तटीय स्थलाकृतियाँ बनते हैं, तटीय स्थलाकृतियाँ बनते हैं। समुद्री क्या तरंगे लगातार लगातार तटों से टकराते रहती है, जिससे दरार विकसित होता है। जिससे क्या होता है? दरार। यहाँ मान लिया जाए ये समुद्री क्या है? तट है। अब इस पर बार बार पानी टकरा रहा है, बार बार पानी टकरा रहा है, तो इस पर क्या होगा कि दरार उत्पन्न होगा, और यही दरारें बड़ी और चौड़े होते जाती है, और जिससे समुद्री गुफा का निर्माण होता है। मान लिया जाए इस प्रकार से क्या है, धरा ये समुद्र तट है। अब इसमें लगातार टकरा रहा है, फिर वापस आया, फिर टकराया, फिर तो इसमें एक हॉल बन जाता है। क्या? एक यहाँ पे हॉल बन जाता है, वो समुद्री गुफा के रूप में उसे जाना जाता है। अब यही गुफा जो है धीरे धीरे क्या होते हैं? बड़े होते जाते हैं। इसमें केवल छत हो जाता है। अब शुरू में क्या था? ये गुफा था। शुरू में क्या था? मात्र एक छोटा सा गुफा था, गुफा। अब यही गुफा जो है धीरे धीरे क्या हो गया? बड़ा हो गया, और इसके ऊपर मात्र छत, एक आर्च के रूप में, जिस प्रकार हम लोग गोलाकार एक खिड़की बनाते हैं, आर्च, इस प्रकार से हो जाता है, तो उसे तटीय मेहराब कहते हैं। इसे कोस्टल आर्च भी कहते हैं। तटीय मेहराब लगातार आपर्दन से छत भी टूट जाता है। अब जो है इसमें जो है ये जो छत था, इसमें लगातार आपर्दन हो रहा था, लगातार। अब ये भी टूट गया, ये भी क्या हो गया? टूट गया। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एक ये भाग बच गया और एक ये भाग बच गया। ये भी धीरे धीरे क्या होता है? छोटा होता है, घिस घिस करके। अब अंतिम में क्या होता है कि यहाँ पे एक इस प्रकार से और इस प्रकार से एक आकृति का निर्माण हो जाता है, जिसे हम स्टैक कहते हैं, स्टैक। और उन्हीं स्टैकों की संख्या अधिक होती है। अधिक यदि हो गया इस प्रकार से छोटे बड़े, तो उसे हम तटीय या समुद्री भृगु कहेंगे। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर क्या? समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। समुद्रीय पुलिन का निर्माण करते हैं, जिससे हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए ये शुरू में क्या किया? छोटा सा गुफा बनाया। अब यही गुफा क्या हुआ? एक बड़ा आकार में बन गया, तो जिसे हम तटीय मेहराब कहते हैं। तटीय। अब यही तटीय मेहराब जब टूट गया, तो इस प्रकार में अष्टक एक खंभा की भांति खड़ा हो गया, तो इसे अष्टक कहते हैं। अब हम देखेंगे कि समुद्र लहर जो है अपने साथ छोटे छोटे कण लेते आते हैं, और उससे एक मैदान का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहेंगे? पुलिन, समुद्री पुलिन। अब देखेंगे हिमनद के कार्य। किसका? हिमनद का कार्य देखेंगे। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। किसकी? बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे कठोर चट्टानों से गोलाश्रय में मिट्टी अथवा पत्थरों को अपरदित कर देती है, और गोलाश्रय मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन होता है, और हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। देखिए मान लिया जाए कि एक गर्त का निर्माण हुआ। अब इसमें बर्फ का जल पिघल करके भर गया, तो उसमें झील का निर्माण हो जाता है। उसी के ऊपर क्या होता है? बर्फ फिर से जमना शुरू हो जाता है। नीचे पानी का भंडार है। देखिए नीचे क्या है? पानी का भंडार है, झील है। अब उसी के ऊपर फिर से बर्फ क्या हो रहा है? धीरे धीरे जमते गया, और वो पहाड़ के रूप में ले लिया। अब क्या होता है?
ये प्लेटों के गति के कारण, हलचल के कारण से यही जो है फट जाता है, फट जाता है। जो अभी उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर वाला एरिया में, हिमालय क्षेत्र वाला एरिया में फटा, जिससे क्या हुआ, बाढ़ आ गया, बहुत अधिक बाढ़। और आपने देखा होगा हाल फिलहाल के समाचार में कि बहुत सारे क्या विद्युत संचालित जो जल के द्वारा उत्पादन हो रहे थे विद्युत, वो सारे के सारे बह गए, टूट गए। उसे हम देखते हैं एक वीडियो के रूप में। आप देखेंगे कि किस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र के लोग परेशान हो जाते हैं। मित्रों, इस समय मैं तपोवन में हूँ। इस समय बहुत खतरनाक, यहाँ से ऊपर से देख लीजिए इस व्यक्ति ने कितना परेशान। नदी को क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। नीचे जहाँ तक नजर पड़ रही है, चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर तक, सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है कि कृपया बच के रहे, क्योंकि यहाँ पे भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से, जो भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रही है। कृपया ध्यान दें सभी लोग। इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है। इसलिए ये देखिए, ये नदी जो है धौली गंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। जो धौली गंगा, ऋषि गंगा पे जो डैम है इस समय, उससे ऊपर जाते हुए भयंकर देख लीजिए, चारों तरफ से बहुत भयंकर तरीके से जो है स्थिति खराब हो रही है। सभी मेरा जितने भी लोग फेसबुक लाइव लोगों ने देखे कि किस प्रकार ये जल से भरी गर्त जो है, झील जो है, किस प्रकार मानव को परेशान करती है। अब यहाँ पर दिया गया है, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछटों, मिट्टियों निक्षेपित होते हैं। यह निक्षेपित हिमनद हिमोड़ का निर्माण करती है, हिमनद हिमोड़ का निर्माण करती है। ये आप देख सकते हैं, जो भी मैं वीडियो में दिखाने का प्रयास किया, इसी प्रकार से बहुत भारी मात्रा में क्या होता है, बर्फ़ की ये पिघला हुआ है, ये बर्फ़ पिघल करके आगे की ओर प्रवाहित होने लगती है। अब देखेंगे पवन के कार्य एवं इसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक अर्थात छाता या छतरी से छत्रक बना हुआ है के आकार के सैल देखने को मिलेंगे, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सैल कहते हैं। क्या? छत्रक सैल। पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचली भाग को आसानी से क्या करती है, काटती है, अपरदित करती है। इसलिए ऐसे सैल के आधार जो होता है, नीचे का भाग जो होता है वो संकीर्ण हो जाता है और ऊपर का भाग क्या होता है, विस्तृत होता है। आप यहाँ पे एक छत्रक सैल को देख पा रहे हैं। ये बालू के कण जो होते हैं इस पे टकराते हैं नीचे वाले भाग में। जब आप नदी में गर्मी के दिन में चलते होंगे तो नदी का जो छोटे छोटे कण हैं वो आपके पैर में चोट मारते हैं, माथा के तुलना में पैर में अधिक। तो इसी प्रकार ये नीचे का भाग में अधिक चोट मारते हैं, जिसके कारण ये टूट जाता है, टूट करके एक छाता के आकार में निर्माण, एक स्थलाकृति का निर्माण करता है। इसलिए इसे छत्रक सैल कहते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुक जाता है यह रेत गिरकर एक छोटी पहाड़ी बनाते हैं। इसे बालू का टिब्बा कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये रेगिस्तान का चित्र दिखाया गया है, बालू का टिब्बा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जब पवन रुक जाती है तो बालू गिर करके बालू का टिब्बा का निर्माण करती है। जब यह बालू का विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में लोयस का निक्षेप पाया जाता है। चीन में लोयस का बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र में निक्षेप पाए जाते हैं। तो थैंक यू बच्चों, आप लोग ने, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा आनंदित ढंग से इस वीडियो को देखा और अपने ज्ञान को बढ़ाया।
थैंक यू।